इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एकेडमिक सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। बिकॉज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भैया आज की कक्षा जो है वो प्रीवियस कक्षा का कंटिन्यूएशन है। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। अरे भाई, आप लोगों को याद ही होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड था। और अगर ये आपने पहले वीडियो में नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वाला वीडियो देखो, क्योंकि उसी से कंटिन्यूएशन में आपको पार्ट 2 समझ में आएगा कि भैया पहले हमने पार्ट में गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट किया और सेकंड पार्ट में आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो भाई, मैंने दोनों सेल्स को सामने सामने रख दिया है ताकि एक तो पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाए इन दोनों सेल्स के अंदर और हम लोगों को पता चल जाए कि आगे जो कहानी है वो किस तरीके से चलने वाली है। सो इफ यू सी मेजर डिफरेंसेस, यहां पर 2 बीकर्स हैं, यहां पर 1 बीकर्स है। उसका कारण है कि यहां पर हम केमिकल रिएक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे थे, जबकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वी एक्चुअली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये ध्यान होगा कि ये देखो, हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक सिटी से कनेक्ट किया हुआ है और उससे हम लोग एक ही बीकर में एक ऐसा रिएक्शन करवा रहे हैं जो बाय द वे नॉन स्पॉन्टेनियस था, लेकिन क्योंकि हमने एक बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो रिएक्शन हो जाएगा। अब मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि यहां पर जो एनोड होता है, यस उस पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, बट दैट इज अ नेगेटिव in terms of polarity, right? Whereas cathode is positive. Process anode पे reduction, anode पे oxidation, cathode पे reduction. Whereas on the other side, यहां पर भी process तो oxidation का ही है मेरे बच्चे और process reduction का ही है, बट क्योंकि हम रिएक्शन पूरा का पूरा रिवर्स डायरेक्शन में करवा रहे हैं तो एनोड का पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड का नेगेटिव हो जाएगा। So this is the most important part and the difference between electrochemical cells, that is galvanic cell and electrolytic cell. करेक्ट है। अब आज का जो कक्षा है, आज की जो कक्षा है हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। परफेक्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्विकली दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इट्स नथिंग बट अगेन मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टू डिकम्पोज और टू ब्रेक डाउन। ठीक है, ये लिखते जाइएगा। पेन और पेपर तो भैया पाजी की कक्षा में एक्टिवेट ही होना चाहिए। अगर आपने लिखा नहीं तो आपने एक्चुअली में आधा लेक्चर सुना ही नहीं, मैं ऐसा ही मानता हूं। सो पेन और पेपर एक्टिवेट रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टू डिकम्पोज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर हमने किया तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही 2-3 वर्ड्स आप केमिस्ट्री की दुनिया में सुनेंगे ओवर द कोर्स ऑफ केमिस्ट्री। अमोनोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ये सारे क्या हैं? डिकम्पोज करना, बट यूजिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस यूजिंग अमोनिया, अमोनोलाइसिस। परफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, लेट्स क्विकली अगेन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इस डायग्राम में मैं यहां पर ले लेता हूं प्योर वाटर, राइट। अब प्योर वाटर जो है ना वो H+ और OH- आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है जैसे ही आप उसको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो। वैसे तो प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब टैप वाटर लेते हो तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट्स, वो एक्चुअली हेल्प करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब उसमें होता यूं है कि आपका H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्योंकि ये H+ है तो ये कैथोड की तरफ भागेगा, राइट। सो कैटायन गोज टू कैथोड, वो लिखा हुआ है यहां पर देखो, कैटायन गोज टू कैथोड, वेयर एज
एनायन गोज टू एनोड। ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं भैया? अट्रैक्ट होते हैं ना एक दूसरे की तरफ। हाँ, तो भैया ऑपोजिट चार्जेस ने अट्रैक्ट किया। अब अट्रैक्ट किया तो क्यों किया, क्वेश्चन ये था। तो भैया ये कैटायन जो है ना, वो कैथोड पे जाके अपने चार्ज को क्या करना चाहता है? डिस्चार्ज करना चाहता है, बिकॉज वो न्यूट्रल स्पीशीज में रहना चाहता है और वो न्यूट्रल स्पीशीज में स्टेबल है। सेम वेज एनायन भी एनोड के ऊपर जाके अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहेगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर एक कैटायन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब यहां पर जो प्रोसेस है वो रिडक्शन ही होने वाला है। करेक्ट है, बट देयर इज हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड, तो इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज आ गया। वेयर एज ऑन द अदर साइड एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो वहां पर जाके अपने इस चार्ज को डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? लॉस करेगा। सो देयरफॉर द प्रोसेस येट इज स्टिल एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, बट द पोलैरिटीज दे आर रिवर्स्ड। ठीक है, ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस ऑन एनोड एंड कैथोड, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एनोड पे आपका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H में कन्वर्ट होगा। अब एक्चुअली में H तो H रहता नहीं है, तो दो H मिलके H2 बना के रहते, तो देयरफॉर 2H+ विल take up 2 electrons on the cathode and H2 में convert हो जाएंगे, right? So आपका, I'm so sorry, this is cathode reaction, cation goes to cathode and anion पे क्या होगा? आपका जो OH- है एनोड, वो क्या करेगा? O2 में रिलीज होगा, रिलीजिंग H+ एंड अब देखो दो OH- चाहिए होंगे O2 रिलीज करने के लिए, तो ऑब्वियसली 2H+ रिलीज होंगे। एक O- एक्चुअली में -2 से कहां जा रहा है? 0, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर रहा था, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेंगे। एंड व्हेन यू एड अप दीज टू, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, व्हेन यू एड अप एनोड एंड कैथोड हाफ, आपको ध्यान देना है कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और जब आप ऐड करोगे तो आप देखो 4H+ + 2OH- गोज टू क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 2H+ अगर इधर आया तो ये 2H+ हो जाएगा और सामने बनेगा O2 + H2। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों मिला के ट्वाइस ऑफ H2O बना रहे हैं और ये डिसोसिएट हो रहा है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, डिकम्पोज हो रहा है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसिस। क्लियर है? अब ये जो प्रोसेस है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। आई विल नेम फ्यू बेसिक एप्लीकेशंस, जैसे कि आपके डेकोरेटिव आइटम्स के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज होता है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाय द वे एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी देके ही क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोला जाता है। यू कैन ऑलवेज गूगल दिस टर्म एंड फाइंड आउट। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं है कि बस बना दिया यार क्योंकि उसका ऑपोजिट बनाना था। अरे भाई, इसका बहुत ज्यादा यूज है। परफेक्ट है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को समझने के बाद इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द की, राइट? अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है? आपको बोलेगा व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ क्या मेरा बच्चा? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसके? दैट इज नथिंग बट NaCl molten solution. That's one way of asking. दूसरा तरीका है aqueous solution of NaCl. अब देखो, जब मोल्टन स्टेट है ना तब कोई दिक्कत नहीं है। I'll make you understand the complication. जब मोल्टन स्टेट है तब आपके पास प्योर Na+ और Cl- है और हम जानते हैं कैटायन विल गो टू कैथोड, एनायन विल गो टू एनोड और वो जाके डिस्चार्ज होके Cl2 गैस यहां पर रिलीज कर देगा और यहां पर आपको सोडियम का डिपोजिशन मिल जाएगा। सो सिंपल, राइट? बट द पॉइंट इज व्हेन देयर इज एक्वस सॉल्यूशन।
अब जब एक्वस सोल्यूशन आ जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त Na+Cl- तो है ही सिस्टम में, बट एक्वस होने की वजह से देयर इज वाटर का H+ एंड वाटर का OH-। अब क्वेश्चन है कि दो एनायन एनोड की तरफ भाग रहे हैं, दो कैटायन कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। अब सिंपल सा रूल है यार, आप सोचो पाजी और उसेन बोल्ट, ओहो हो, पाजी और उसेन बोल्ट भागना चालू किए। अब भागते भागते कौन पहले फिनिश लाइन पे पहुंचेगा? ऑब्वियसली पाजी यार। अरे भाई पाजी बहुत तेज भागता है, अरे है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, हाँ तो हंसी आ गई ना। आपको ये समझना है कि उसेन बोल्ट क्यों जीता, क्योंकि उसका रनिंग पोटेंशियल हायर है। सेम वेज अगर एक कैटायन कैथोड पे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दो कैटायन अगर भाग रहे हैं सो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो कैटायन है वो जीत जाएगा। जैसे Na और H+ में H+ का 0 वोल्ट और Na+ का -2.87 वोल्ट, तो भैया H+ जीतेगा और भाग के पहुंच जाएगा और आपके उम्मीदों से परे आपको यहां H2 गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा इंस्टेड ऑफ सोडियम बीइंग डिपॉजिटेड। बट ऑन द अदर हैंड Cl- और OH- ये दोनों में भागना चालू किया। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा वो जीतेगा। अरे है ना, क्योंकि यहां पर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जीत जाएगा। एक ही तो चीज है ना, या तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला जीतेगा या तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जीतेगा। बस कहानी क्लियर। तो यहां पर Cl- और OH- में एक्चुअली में OH- का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लोअर है, या मैं ऐसा बोलूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हायर है। बट क्या होता है कि Cl- इज अ सिंगल एटम whereas OH- इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो OH- को क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू Cl- टू रिलीज इट्स O2। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज। इट्स वेरी सिंपल कि OH- पहुंच तो जाएगा, बट जब तक वो तोड़ के O2 में पहुंचने की कोशिश करेगा उतने में Cl- भी पहुंच जाएगा और Cl- फास्टर ऑक्सीडाइज कर देगा अपने आप को, क्योंकि वो एक सिंगुलर एटम है। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज आने की वजह से ये कुछ एक्सेप्शंस इस तरीके से दिखते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या हमें सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स याद करने पड़ेंगे? अरे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमने दिखाई थी आपको, वो अगर आप लर्न कर लो तो मैं समझता हूं कि आपका केमिस्ट्री तो वैसे ही हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो पूरी सीरीज जो है वो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे इस केस में? अरे भाई टेंशन नॉट, वाई फियर, पाजी इज हियर ना, टेंशन नहीं लेने का। पाजी एकदम मस्त इजी कर देगा यार आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपको ध्यान रखनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है? तो देखो यहां पर लिखा है ना, डिपोजिशन ऑर्डर ऑफ कैटायन, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर आप देखो तो Li+ का लोएस्ट है, K+, C+2। अब ये जो सीरीज है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये जो सीरीज है ये एक्चुअली में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। हाइड्रोजन से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले पानी के अंदर H2 रिलीज करेंगे और हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले वो एलिमेंट्स रिलीज होंगे। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भैया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कौन रिलीज होगा? एट कैटायन, कैथोड। अरे है ना, तो कैथोड पे कौन कौन जाएगा? Cu+2 एंड H+। अब क्वेश्चन है कौन जीतेगा इसमें से, कौन जीतेगा? तो देखो भैया H+ और Cu में Cu+2 उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हायर है, सो यू विल सी कॉपर का डिपोजिशन। बस सिंपल, एकदम इजी। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने अगर ये सीरीज अपने स्टडी टेबल पे लिख के लगा दी है तो आप लोगों का काम जो है वो इजी हो जाएगा, राइट? और ये नियरली रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने 10th में पढ़ी थी बस उसी के रिस्पेक्ट में है। अब ज्यादातर क्वेश्चंस सर किस एलिमेंट पे आते हैं? क्या सारे एलिमेंट्स याद करने हैं? ऑब्वियसली नॉट। आपको ज्यादातर Na के सॉल्ट्स दिखेंगे, कॉपर के सॉल्ट्स दिखेंगे, सिल्वर के सॉल्ट्स दिखेंगे, हाइड्रोजन तो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है,
और बहुत 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 हुआ तो शायद जिंक का कुछ एक आधा जिंक सल्फेट या ऐसा कुछ वो ले सकता है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। फेयर, क्लियर है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही डिपोजिशन ऑर्डर ऑफ एनायन, अब ये जो है इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्लूसिव ऑफ ओवर वोल्टेज। देखो Cl माइनस OH माइनस से ज्यादा दिखा रहा है, सो देयरफॉर अगर आपने NaCl का सोल्यूशन लिया तो उसमें Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने बेसिकली क्या लिया, लेट्स से सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, तो OH माइनस जो है वो रिलीज होके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट जो है वो सिस्टम में रहेगा। और दूसरी साइड पे सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वहां सिल्वर डिपॉजिट होगा और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, give the products of electrolysis of silver nitrate solution using platinum electrodes। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दूसरे होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अगर हमने सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड यूज कर लिया होता तो देयर वुड हैव बीन स्लाइट कॉम्प्लिकेशन। समझो इस चीज को, मैंने यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस किया किसका, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मैंने ये यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स लिया है वो Ag का लिया है। अब जो कैटायन की बात करूं, अगर मैं कैथोड की बात करूं जिसपे कैटायन जा रहा है, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपका क्या रिलीज होने वाला है, सिल्वर डिपॉजिट होने वाला है, वो तो एज इट इज जो था वही होगा। लेकिन what will happen at anode, because अब सिस्टम में मेरे पास Ag प्लस H प्लस और Ag itself है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो Ag है ना वो मेरे प्यारे दोस्त Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो Ag प्लस का डिसोल्यूशन हो जाएगा और Ag प्लस का ही डिपोजिशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। बट ये कब होगा, जब आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। प्लीज मेरे साथ लिखिए, क्योंकि अगर आपने ये लिखा नहीं तो समझ लो आपने समझा नहीं। बस सिंपल है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि एनोड डिसॉल्व हो जाएगा, कैथोड पे जो एलिमेंट है वो डिपॉजिट होगा। फेयर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे भी देयर इज सम प्रॉब्लम्स। देखो पहला जब सपोज करो मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिया होता तो मेरे पास पानी, उसका OH माइनस, मेरे पास एसिड का H प्लस और SO4 2 माइनस होता। बट क्योंकि इसका कंसंट्रेशन वाज वेरी वेरी हाई तो आपका एनायन जो है एनोड पे जाके O2 रिलीज करता और ये भाई साहब सिस्टम में बने रहते। जबकि दूसरी साइड पे तो सिंपल ही है, H2 गैस रिलीज होती, इजी। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि मैंने H प्लस और OH माइनस के रिस्पेक्ट में एसिड के H प्लस और SO4 2 माइनस में इन भाई साहब का कंसंट्रेशन काफी लार्ज कर दिया, नियरली 95% प्लस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब लेते हैं तो क्या होता है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। आपका एनोड पे तो जो रिएक्शन था वो ही हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिकॉज कैटायन आपका जो एनायन है वो बेसिकली क्या होगा, नहीं दिस इज रॉन्ग ओवर हियर, ये आपका कैथोड होगा, कैटायन गोज टू कैथोड राइट, और नीचे जो है यहां पर एनोड होगा। टाइपो एरर है ना, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। अब कैथोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैथोड पे तो कैटायन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट यहां पर देखिए एनोड जो है उसमें क्या होगा कि OH माइनस जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बीइंग हायर, वो हमने पीछे सीरीज में देखा, लेकिन SO4 2 माइनस जो है क्योंकि ज्यादा मात्रा में है, मोर कंसंट्रेटेड, सो दिस विल कन्वर्ट टू परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, जिसमें ऑक्सीजन अपनी -2 स्टेट से -1 स्टेट दैट इज ऑक्सीडेशन करेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन को बढ़िया से अच्छे से लिख लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले पैराग्राफ में ये छोटा सा लाइन छुपके से डाल के रखा है एनसीईआरटी ने। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर आप बिलीव नहीं करोगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये पार्ट एमसीक्यू में पूछा गया और मैक्सिमम बच्चे एनोड पे क्या लिख के आए, O2 लिख के आए, जबकि होना क्या चाहिए था, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन आना चाहिए था। परफेक्ट है, प्लीज इस चीज को बढ़िया से लिख लें। सेम जैसे ही हम NaCl की तरफ जाएंगे तो NaCl में भी क्या होगा, NaCl के अंदर अगर हमने डाइल्यूट NaCl ले लिया, अगर कंसंट्रेटेड होता तो आपका एनोड पे क्या रिलीज होने वाला था, Cl2। अगेन ये टाइपो एरर है, कैथोड ऊपर जाएगा, एनोड नीचे आएगा, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई वरीज नहीं है इसमें। H प्लस H2 में रिलीज होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। कैथोड के ऊपर नो प्रॉब्लम, कैटायन जीत रहा है। एनोड पे क्या हुआ, OH माइनस और Cl2 के बीच में OH माइनस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, डाइल्यूट NaCl है। So therefore what happened is you get O2 released instead of Cl2। फेयर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया कॉपर इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। जितने भी इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं उनका रिएक्टिविटी जो है वो हायर हो जाता है एंड देयरफॉर वो डिसॉल्व होने लग जाएंगे एट द एनोड। एंड कॉपर पे तो वो कैथोड पे तो वो डिपॉजिट हो ही रहे थे। सो एनोड पे क्या होगा, कॉपर विल गो टू कॉपर प्लस 2 गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, डिसोल्यूशन हो गया देखो, और कैथोड पे कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस ओवर हियर इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से लिख ले। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस हमने समराइज करके आपके लिए बिल्कुल आसान करके रख दिए हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान देना है। यहां पर भी थोड़ा टाइपो एरर है, ये एनोड नीचे जाएगा, कैथोड ऊपर जाएगा, एनोड नीचे कैथोड ऊपर। यहां पर सही हो गया है एनोड और कैथोड, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हियर। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे ये समरी नोट्स और आपका वन शॉट मैप, माइंड मैप, ये हम शेयर करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गया लिंक से ज्वाइन कर लें। परफेक्ट है, चल आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉज। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था। इसमें से क्वांटिटी निकालनी थी कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कितने टाइम तक पास करने पे कितना मास डिपॉजिट होता है। तो उस चीज के लिए फैराडे भैया आए अपने जीवन में और उन्होंने 2 लॉज दिए। पहले लॉ का नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकेंड लॉ का नाम था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। The names were very simple and the laws are also very 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 simple। आप देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है फैराडे। फैराडे बोल रहा है कि इमेजिन करो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ना कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कंडक्टिविटी सेल भी बोला जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है, सेम ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड्स रखे और इन भाई साहब को हमने कनेक्ट किया विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बैटरी, और वो बैटरी ने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास किया इन व्हाट, इन दी सॉल्यूशन। अब हुआ यूं कि वो इसने फैराडे ने ये प्रैक्टिकली चीजें ढूंढी और उससे हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल के दिया कि भैया द मास ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड ऑन एनोड या कैथोड या लिबरेट हुआ, अगर गैस है तो लिबरेशन होगा, द मास ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब चार्ज क्या होता है, फिजिक्स में सीखा है हमने, दैट इज करंट पास्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम, सो I इंटू टी। वेयर ये चीज बहुत ध्यान रखना, कई बार आपका एग्जामिनर आपके साथ खेल करेगा। I जो है वो हमेशा एम्पेयर में लेना है और टी जो है वो हमेशा आपको सेकंड्स में लेना है। तो कई बार वो टी मिनट्स में दे देगा और आई मिली एम्पेयर्स में दे देगा, तो मेक श्योर कि आप उसको कन्वर्ट करें, ओनली देन पुट इन दिस फॉर्मूला, तो जाके आपका जो मास है यहां पर वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, राइट। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का खेल है।
फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। उसकी डिटेलिंग अपनी यहां ना करें तो बेटर है। अब क्वेश्चन है कि सर W गॉट प्रोपोर्शनल टू Q, ऑब्वियसली सर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा ना, तो पाजी यहां पर इक्वालिटी आने पे एक कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट है मेरा बच्चा, सही गैस कर रहा है। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, लेट्स सी दैट। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या है भाई, ये इसको हम बोलते हैं Z, राइट, ZI इंटू T। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इट इज द इक्विवेलेंट मास of the electrode of the element that is being deposited on either of the electrodes divided by 96500। अब याद करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। प्रीवियस पार्ट के अंदर पार्ट 1 में हमने आपको ये वैल्यू दी थी 96500। दिस इज नोन एज डैश कांस्टेंट, है ना। वो पहले तो बताओ क्या होता है कांस्टेंट, और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप उसको डिफाइन भी कर सको, आहा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे बच्चे। तो वो 96500 क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, वो अगर आप लिखो तो आपका रिवीजन साथ साथ में होता चला जाएगा। इक्विवेलेंट मास, इसको हम मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by the species। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑफ द एलिमेंट, टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट एट एनोड और कैथोड इज द n फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। सिंपल, बस कहानी में ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसानी से फॉर्मूला बन चुका है। अब यहां से अगर आप देखो तो व्हाट आर द वेरिएबल्स, अगर मैं इस फॉर्मूला को डिटेल में लिखूं तो मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू 96500, क्योंकि इक्विवेलेंट मास को अगर मैं यहां रखूं तो मोलर मास बाय n इंटू 96500 इंटू I इंटू T आएगा, है ना। सिंपल। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो मेरे बच्चे, तो इस इक्वेशन में कितने ही वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और एक वेरिएबल ये है। मोलर मास निकालने का क्वेश्चन जनरली होना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो अगर मान लेते हैं मोलर मास भी ढूंढने के लिए बोल दिया जाए तो ढूंढ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है ना। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। उसने बोला कि AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर मैंने 5 एम्पेयर करंट पास किया फॉर 10 मिनट्स। वो बोलता है बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, है ना। सिंपल ही तो है, मास ढूंढना है, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, बस ध्यान क्या देना है, टाइम 10 मिनट्स में है, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। अब बच्चा बोलता है सर मोलर मास, अरे भाई वो देगा, मोलर मास 108 होता है, और n सर n कैसे निकालेंगे, तो भैया Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag पे डिपॉजिट होगा ना कि नहीं होगा। तो आप देखो ना n की वैल्यू क्या आ गई, अरे भाई n की वैल्यू 1 आ गई, मोलर मास 108 है, और यहां पर 5 है, और यहां पर 10 इंटू 60 है। बस इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो W आ जाएगा। अब आप सोचो द अदर वे अराउंड, उसने बोला द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पेयर करंट वाज पास्ड फॉर दीज मेनी सेकेंड्स, फॉर x seconds, let's say, what time the current was passed so that the amount deposited is 4.5 grams। तो W दे दिया, I दे दिया, मोलर मास n पता है, T ढूंढना है। ऑन द अदर हैंड वो बोल सकता है what current should be passed in a silver nitrate solution, passed for let's say 600 seconds to deposit 400 grams over here या 4.5 grams over here। वो बोलता है what is the amount of current that is required। तो हो गया यार, कहानी खत्म, इजी है। वेरिएबल ही तो समझने थे, समझ लिए हमने, कहानी हो गई, है कि नहीं। चलो ऐसे ही आपका फैराडेज का सेकेंड लॉ आता है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
अच्छा, ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखो क्या किया उसने। उसने बोला कि इमेजिन करो आपके पास अब एक सोल्यूशन नहीं है, इमेजिन करो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। अब उन दो सॉल्यूशंस के अंदर आपने क्या किया, उन दो सॉल्यूशंस के अंदर आपने सबसे पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया। क्यों सीरीज में क्यों कनेक्ट करना है? अरे भाई क्योंकि सेम अमाउंट, देखो यहां पर पैसेज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम करंट पास होना चाहिए। अब सेम करंट पास होने के लिए क्या चाहिए अपने को, आई और टी सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए ना। तो सेम चार्ज के लिए सीरीज में कनेक्शन करोगे। अब वो बोल रहा है जैसे ये चीज होती है, देन द अमाउंट ऑफ एलिमेंट 1 डिपॉजिटेड ओवर हियर टू इट्स इक्विवेलेंट मास, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट 2 टू इट्स इक्विवेलेंट मास। तो केमिकल इक्विवेलेंट्स जो रिलीज होते हैं in these beakers, when the amount of current, amount of charge passed is same, then the chemical equivalence remains the same. वही तो बोल रहे देखो, will be proportional to their chemical equivalence. Mass proportional to their chemical equivalent, same ways mass proportional to their chemical equivalent. Ratio ले लोगे तो ये equality में बदल जाएगा। W1 by W2 is E1 by E2. इसको अगर आप rearrange करोगे तो यही आएगा, है कि नहीं? बस हो गया, कहानी खत्म। एंड दैट्स हाउ द फॉर्मूला कम्स इन। W is proportional to equivalent mass, W1 by W2 equals to E1 by E2. So simple, so damn easy, है कि नहीं? अरे भाई पाजी की कक्षा है, हम हर चीज को आसान ही करते हैं, है ना? तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधे में छोड़ दिया तो आपने पूरे चैप्टर का गुड़ गोबर कर दिया। आपको बने रहना है, लिखते रहना है। ये वन शॉट स्ट्रेटजी है और ऐसी स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड की गारंटीड स्ट्रेटजी है जो आपको दिलाएगी मोर देन 95% मार्क्स, अगर आपने पाजी की बात सुन के पाजी के साथ साथ लिखा हो। चलो लिख लो फटाफट से। तो लिख लिया फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। बहुत सिंपल है, दोनों की इक्वेशंस और दोनों के क्या आपके फैक्टर्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर Z जो है, Z दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसका कई बार डेफिनेशन भी आ जाता है। प्लीज उसका डेफिनेशन Z इज इक्वल टू W बाय Q। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट deposited when 1 coulomb charge is flowing through the circuit। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में या फिर आपके एमसीक्यूज में कि भैया डिफाइन कर देगा क्वेश्चन में और बोलेगा दिस कांस्टेंट इज नोन एज। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इज दैट ओके बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैराडे भैया ने हमको ये तो बता दिया कि भैया व्हाट इज दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाउ डू यू क्वांटिफाई देम। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो कंडक्शन का कैसे क्वांटिफिकेशन किया जाए? हाउ डू वी डू द क्वांटिफिकेशन ऑफ कंडक्शन? तो उसके लिए एक छोटा सा ब्रिज लिया गया जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो 4 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है और उसमें से 3 नोन होते हैं और एक अननोन होता है। सो दैट 1 अननोन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बस वही पूरा सेटअप यहां पर किया गया, बट यूजिंग कंडक्टिविटी सेल या फिर मैं ऐसा बोलूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें 4 सेल्स के सॉल्यूशंस का रेजिस्टेंस नोन था और एक जो था वो अननोन था। एंड दैट्स हाउ जो भी लॉज आपके फिजिक्स में लग रहे हैं वो सारे लॉज यहां पर भी वैलिड हैं। एंड दैट्स वेयर द नेक्स्ट पार्ट ओपन्स अप, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर अगर आप टर्म्स देखोगे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, एग्जैक्टली जो फिजिक्स में करते हैं वही फॉर्मूलाज आप देखिए। रेजिस्टेंस इज रो L by A, conductance is 1 by R, that is reciprocal of resistance, that is 1 by rho A by L, and conductivity is 1 by rho, right? इसका इनवर्स हो जाएगा 1 by rho, and that 1 by rho becomes G into L by A। अब
यहां पर छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो G है दैट्स द कंडक्टेंस, वी ऑलरेडी नो दैट। तो इस फॉर्मूला को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं 1/R इंटू L/A। अब क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज करो, कंडक्टेंस दिया है तो ये यूज करो, दैट्स वन थिंग। दूसरा, किसी भी कंडक्टिविटी सेल के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स and the area of the electrodes that is being utilized in the reaction, वो actually में होता है constant. Therefore, ratio of L by A, मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेशो को हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। सो ये वर्ड आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा और इसका जो डिनोशन होता है दैट इज योर G स्टार। परफेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो ध्यान रखनी है एंड मेक श्योर कि आप हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज को मिस ना करें। वेरी सून वी आर गोइंग टू अपलोड दैट एज वेल। और आप इन दोनों चैप्टर्स के सॉल्यूशंस चैप्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे साथ कर सकते हैं थ्रू दैट वीडियोस। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब ये जो कंडक्टिविटी आ गया था, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आ गया था, क्वेश्चन ये था कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये वैल्यू किसकी है, कंडक्टिविटी की है, कंडक्टेंस की है, रेजिस्टेंस की है। तो उसके लिए इनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो दीज यूनिट्स। ओम्स, ओम मीटर, पर ओम, जिसको साइमन भी बोला जाता है या मोह भी बोला जाता है, के दैट इज कंडक्टिविटी, पर ओम पर मीटर, साइमन पर मीटर। अब जनरली केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज में मैं बात करूं, ये फिजिक्स में हम मीटर यूज करते हैं, दीज आर ऑल दी एसआई यूनिट्स, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो होता है L, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दैट्स बेसिकली टेकन जनरली इन सेंटीमीटर्स। तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको एक कन्वर्जन भी दे दिया है कि 1 साइमन पर सेंटीमीटर इज 100 साइमन पर मीटर। तो बस इतना पार्ट जो है वो आप नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन ये था कि कंडक्टिविटी तो सर है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस, राइट। अगर मैं पीछे जाऊं और इस कंडक्टिविटी को डिफाइन करने लगूं तो व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस व्हेन the distance between the electrodes is 1 centimeter and the area of the electrodes is 1 centimeter square. Conductance due to all the ions that are present in this particular part where this distance is 1 centimeter and this area is 1 centimeter square. तो क्या आप एग्री करेंगे कि यहां पर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्या वो वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है? यस और नो? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 centimeter cube volume of the solution which is placed between two electrodes at a distance of 1 centimeter and area 1 centimeter square. करेक्ट है। अब ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? दिस इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम। बट हमें एक ऐसा टर्म चाहिए था जो हमें क्या करे, जो हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिलेट करके दे कंडक्टेंस को। तो वहां पर जरूरत आन पड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, राइट। दिस इज द टर्म मोलर कंडक्टिविटी। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा टर्म भी आया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में फर्क क्या है बस इतना समझ लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा m, यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज लैम्डा eq। द फॉर्मूला इज 1000 into k। k क्या है? यहां पर कंडक्टिविटी है, और आपका जो m है दैट इज योर मोलैरिटी। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टेंस
ड्यू टू दैट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसी को हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। एंड सिमिलरली 1 नॉर्मल सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? दोनों के यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब बच्चा जानता है दैट नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर या x फैक्टर बोला जाता है इसको। अब जब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन है तो क्या आप लैम्बडा m और लैम्बडा EQ का रिलेशन निकाल सकते हैं? आप सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आप एग्री करते हैं कि वो फैक्टर ये आएगा? लैम्बडा m is equals to lambda EQ into z, where z is nothing but I'm talking about n फैक्टर, या फिर कुछ बुक्स में इसको x फैक्टर भी बोला जाता है। सिंपल है। अब अगर आप देखो तो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जस्ट टू रिलेट z विद यू। H2SO4 एक एसिड के लिए इट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस दैट योर एसिड रिलीजेस, तो यहां पर 2 हैं तो इसीलिए आपका z फैक्टर 2 है। NaCl किसी भी सॉल्ट के लिए इट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन। मैं ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज। अब Na पे एक ही चार्ज है +1 और एक ही Na है, सो देयरफॉर योर x फैक्टर और z फैक्टर इज 1। सिमिलरली Al2SO4 होल थ्राइस में दिस इज योर +3। अब टोटल चार्ज मतलब 2 कैटायन है, +3 × 2 करेंगे तो z फैक्टर 6 आ जाएगा क्योंकि 2 Al+3 है। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला NaOH का x फैक्टर बता दो तो वो 1 होगा। मैंने बोला AlOH होल थ्राइस का x फैक्टर बता दो तो वो 3 होगा, क्योंकि बेसिस के लिए इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस दैट आर रिलीज्ड। Fair? So that's how your lambda m and lambda EQ is related. CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं तो lambda m के बेसिस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। lambda EQ NCERT के अंदर नहीं है, बट इक्का दुक्का क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्पलर में से आपके पूछे जाते हैं इन योर MCQ सेक्शन। आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो NCERT के बाहर नहीं जाएंगे। आपके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है 1000 × K डिवाइडेड बाय M, दिस बिकम्स योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लीज इस फॉर्मूला को नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन ये था कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस ये है कि कंडक्टिविटी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है। तो क्वेश्चन ये था कि दोनों डाइल्यूशन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कि अगर मैंने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को तो क्या कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दैट्स वेयर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज नोन एज वेरिएशन विद डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और उसमें 2 टर्म्स आप मेरे साथ साथ लिखिएगा, 2 टर्म्स पे हम बहुत ध्यान देंगे, दैट इज कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है इट इज ड्यू टू यूनिट वॉल्यूम, राइट? अभी हमने डिफाइन किया था। अब आप समझो, जब आप डाइल्यूट करते हो, व्हेन यू डाइल्यूट देन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। एंड सिंस नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपका कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन का इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि आप जितना डाइल्यूट करोगे कंडक्टिविटी उतना डिक्रीज होता जाएगा। Whereas on the other hand, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं देगा ये रिलेशन, वो थ्योरी में लिखवाएगा। आपको मैं बोल रहा हूं ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी में लिख लो, कभी क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं होगी। सेम है सामने की साइड पे अगर हम देखेंगे, लैम्बडा m इज कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस और नो? अब वॉल्यूम का कोई फैक्टर है ही नहीं यहां पर। 1 मोल जितने भी वॉल्यूम में है उतने वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। एंड डू यू एग्री कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से ये वर्ड्स लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन 1 मोल आयंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर मोबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आयंस का। देयरफॉर लैम्डा एम डाइल्यूशन के साथ मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का 2 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली कैश मार्क पाजी ने आपको दे दिए। व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, व्हाट हैपेंस टू मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। बस ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखना, और बाकी तो इंग्लिश तो यार मेरे प्यारे दोस्त आसानी से बना लेते हैं, इंग्लिश बना देना बस। फिर अब क्वेश्चन ये था कि लैम्डा एम हमारे काम का है क्योंकि डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, बट क्वेश्चन था कितना, हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग, दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हमने ये देखा कि भैया पहले तो डाइल्यूशन के साथ इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। फिर देयर वर 2 साइंटिस्ट, डेबी एंड हकल। डेबी और हकल ने क्या देखा, डेबी और हकल ने देखा कि भैया हमारा लैम्डा एम और हमारा लैम्डा एम इंफिनिटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी? इंफिनिटी का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे डाइल्यूशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर आयंस को एक दूसरे के फोर्सेस से फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी, दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये भी कई बार डेफिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत सिंपल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो माय डियर फ्रेंड, ये रिलेशन उन्होंने निकाला और साइंटिस्ट लोगों ने क्वेश्चन कर दिया इनको कि अरे भाई ये कैसे निकाला तुम लोगों ने बबुआ, ये बताओ तो सही हमें। तो उन्होंने बोला अरे भाई थम जाओ, कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर। हम आपको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। उन्होंने बोला कि देखो, जैसे ही आप लैम्डा एम और रूट सी को क्या करते हैं, लैम्डा एम और रूट सी को क्या करते हैं, ग्राफ में डाल के वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए which dissociates nearly 100%, we are able to see that there is a linear relation between lambda m and root c. अब देखो, आप जब इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप डाइल्यूट कर रहे हैं। और उस ग्राफ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करें, मैं ये एक वर्ड लिख रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेट करें तो इट विल इंटरसेक्ट द लैम्डा एम ग्राफ एट अ पॉइंट of infinite dilution, and that is known as lambda m infinity, या फिर उसको lambda m naught भी बोला जाता है। यही केस हम सोच रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होगा, बट अगर आप ऑब्जर्व करो, अप टिल दिस पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेवियर दिखा रहा है, इट्स अ लीनियर रिलेशन। बट आफ्टर दिस पॉइंट इफ यू सी देयर इज अ सडन इंक्रीज, और वो इंक्रीज कैसा है कि आपका जो लैम्डा एम नॉट है, लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू ग्राफ, बट एक्चुअली में तो वो ट्रू नहीं हो सकता। सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा सा डिगिन किया तो पता चला, अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो भी इंक्रीज होते हैं और आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। सो ड्यू टू दोनों फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन यू विल सी अ सडन इंक्रीज
in the lambda m naught of weak electrolyte. But the question was कि यार ये तो इंफिनिटी दिख रहा है, वो तो होना नहीं चाहिए। तो वो क्लियर करने के लिए अपने जिंदगी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोलरॉश, और कोलरॉश ने अपना एक लॉ दिया। बट बिफोर वी मूव टू द कोलरॉश लॉ, ये पार्ट में से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब आपको ऐसा एक ग्राफ दिया जाएगा, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एंड सीबीएसई ने अपने ब्लूप्रिंट में ऐसा लिखा है कि भैया हमारे लिए 2 ग्राफ बेस्ड कंपलसरी क्वेश्चंस पूछना अनिवार्य है, राइट? इट इज द रूल कि 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिनिमम आपके एग्जामिनेशन में होने ही चाहिए। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। क्या चेक करेगा वो यहां पर? सबसे पहला वो ये चेक करेगा कि सपोज करो आपको ये ग्राफ दिया और ये ग्राफ दिया, वो बोलेगा बताओ भाई ए और बी में से कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। तो वो तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैं यहां पर आपको पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं उनका ध्यान दीजिएगा कि ए जो है, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चेंज इन लैम्डा एम is less with dilution, whereas in case of B, weak electrolyte, the change with dilution is higher. Is that okay? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि there are 2 electrolytes A and B on dilution. The lambda m of A increases by 1.5 times and lambda m of B increases by 25 times. Which of them is a strong electrolyte? Which of them is a weak electrolyte? आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये चेंज वाला लाइन जो है वो ध्यान रखना है कि B का चेंज ज्यादा है तो वो वीक है, A का चेंज कम है तो वो स्ट्रांग है। That's one question that can be asked, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें वो क्या करेगा, आपको 3-4 ग्राफ दे देगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रेट लाइंस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक को दिया ए, दूसरे को दिया बी, तीसरे को दिया सी। अब वो बोलेगा कि आपके पास NaCl है, KCl है और आपके पास LiCl है, ठीक है। वो बोलेगा बताओ भाई अरेंज दीज एज ABC, है ना। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो ध्यान देना, एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अगर आप लैम्डा एम की वैल्यू देखोगे तो ए की लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम का रेंज बता रहा हूं, ए का सबसे हायर है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है। लैम्डा एम का हमें आइडिया लग गया, दिस इज ए, बी एंड सी। अब क्वेश्चन है हाउ टू मैच दिस। तो भैया सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है, स्मॉलर द साइज हायर इज लैम्डा एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट द कैच ओवर हियर इज साइज किसका? आयन का, ऑब्वियसली Na+, K+, Li+। अब अपने को पता है Li+ सबसे छोटा होता है, फिर उससे ऊपर Na+ और उससे ऊपर K+। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां पर प्योर आयन का साइज नहीं देखना है, हमें यहां पर देखना है हाइड्रेटेड आयन का साइज। तो देखो यहां पर हमने यहां पर आपको लिखा हुआ है कंडक्टेंस और हाइड्रेटेड रेडियाई, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रेटेड आयन जो है वो साइज ऑफ द आयन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयन साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज, और हमें यहां पर साइज ऑफ स्मॉलर द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन देखना है, हाइड्रेटेड आयन। तो दिस इज द लॉजिक दैट यू नीड टू गेट। Li+ का हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू Na+, कंपेयर टू K+। देयरफॉर द कंडक्टेंस लैम्डा m की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे दोस्त लैम्डा m K+ का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद Na+ एंड देन फाइनली Li+। देयरफॉर मैच द फॉलोइंग हमने यहां पर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने आपको 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल ग्राफ करवाए। प्लीज ये सारे पॉइंट्स अच्छे से बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। फेयर है?
वीडियो को यहां पर पॉज कर लेना और अच्छे से ये 2 पॉइंट्स और ये जो मैंने लिखवाया उसको लिख लीजिएगा। परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा एम कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग कोलरॉश लॉ की तरफ। और कोलरॉश ने हमें क्या बताया? कोलरॉश ने बोला दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जीवन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि दोनों आयंस को एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्बडा एम नॉट या लैम्बडा एम इंफिनिटी जो है, यू कैन एक्चुअली राइट डाउन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। अब सिंस ये AB2 था, तो देयर वुड बी A2 प्लस, देयर वुड बी B माइनस, देयर वुड बी B माइनस, वो B माइनस ऐड करके 2B माइनस हो गया। सिमिलरली आप नीचे देखेंगे AB2 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी उसने बोला कि दिस इज लैम्बडा एम ई क्यू, राइट? सो EQ इंफिनिटी A2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा इंफिनिटी EQ B माइनस, दोनों के लिए ये चीज ट्रू है, भले वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, भले वो मोलर कंडक्टिविटी हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर यू कैन एक्सप्रेस दैट एज द सम ऑफ ईच आयन दैट इज प्रेजेंट। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक एग्जांपल लूं और मैं बोलूं लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl बता दो क्या होगा, तो आप बोलोगे सिंपली कुछ नहीं सर, लैम्बडा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। मैंने बोला अच्छा लैम्बडा एम नॉट ऑफ MgOH होल ट्वाइस बता दो, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, सिंपल तो है, लैम्बडा एम नॉट ऑफ Mg2 प्लस प्लस लैम्बडा एम नॉट ऑफ OH माइनस, लेकिन ट्वाइस। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका स्टोइकियोमेट्री 2 था, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, करेक्ट है? चल आगे बढ़ो और देखो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। हाँ, सॉल्व एट योर ओन रिस्क भाई, मैं नहीं हूं इसका रिस्पॉन्सिबल। आपको बताना है कि Al2SO4 होल थ्राइस के केस में कोलरॉश की इक्वेशन क्या बनेगी। अब जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लें, जैसे NH4OH हो गया, CH3COOH हो गया, जैसे CH3COOH टाइपो है यहां पर, इसको 3 कर दीजिएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यू कैन एक्सप्रेस them as the sum of individual ions। पहली चीज, आप लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COOH अगर आप निकालना चाहते हैं, तो दैट इज बेसिकली लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा एम नॉट ऑफ H प्लस। अरे है कि नहीं? अब अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आपको इस आयन का और इस आयन का क्या चाहिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो कोलरॉश बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, ग्राफ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्बडा एम नॉट निकाल सकते हैं ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कट करता था, है ना? तो उसने बोला देखो, आप इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज कर लो, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सिमिलरली आप एक एसिड चूज कर लो HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों के लैम्बडा एम नॉट को अगर आप ऐड करोगे तो दिस प्लस दिस आ जाएगा, बट एडिशन में दिस प्लस दिस भी आएगा। तो उसने बोला कुछ नहीं, इन दोनों आयन से बनता हुआ NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके लैम्बडा एम नॉट को इन दोनों के सम में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो देखो ये प्लस ये किया एंड माइनस ऑफ ये कर दिया। सिमिलरली ऊपर आपके पास NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस प्लस दिस आ जाएगा। वही चाहिए था हमें, दिस प्लस दिस, लेकिन इन एडिशन दिस प्लस दिस आया, तो आपने क्या किया? NaCl यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। परफेक्ट है, सिंपल है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप ट्राई करो, अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है BaSO4 होल ट्वाइस, और उसके लिए मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए कि आपके पास है BaCl2, ठीक है, फिर है आपके पास NaCl, और तीसरा है आपके पास H2SO4, या फिर आप इसको Na2SO4 भी ले सकते हो, कैंसिल करना है, सो Na2SO4, राइट? आपके पास है BaCl2, NaCl एंड Na2SO4। अगर आप ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लें, तो किस तरीके से
आप BaSO4 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये आप सॉल्व कर लिए तो आप समझ लो कोलरॉश इक्वेशन एंड कोलरॉश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। परफेक्टली क्लियर। सो बस ये है कहानी मेरे बच्चे, एंड दैट वुड बी ऑल विद द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पूरा माइंड मैप जो है वो कवर अप कर दिया है। एंड यहां पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कोर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। हाँ, देयर इज अ स्मॉल पोर्शन सेल्स एंड बैटरीज, वो फिर कभी किसी और वीडियो में आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में विद नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।